नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर जिसका शीर्षक है अनुवाद समीक्षा यानी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। इस मॉड्यूल को भी हमने 3 भागों में बांटा है। तो आज की चर्चा का विषय है अनुवाद समीक्षा भाग 1। इस सत्र की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे समीक्षा और समालोचना का दोनों का अर्थ समझेंगे और साथ ही जानेंगे इनके बीच में अंतर, अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति जिसके अंतर्गत हम वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा की चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि अनुवाद समीक्षा अनुवाद का गुण दोष विवेचन है। इससे अनुवाद की त्रुटियों का संज्ञान प्राप्त होता है। अनुवाद समीक्षा और समालोचना से क्या तात्पर्य है तथा अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति क्या है। अनुवाद समीक्षा विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। इसमें आज के इस पहले सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं समीक्षा और समालोचना, जिसके अंतर्गत हम इसके अर्थ और अंतर दोनों पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे अनुवाद समीक्षा के स्वरूप और प्रकृति पर, जिसके अंतर्गत 2 भागों पर यानी 2 प्रकारों पर चर्चा करेंगे, वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा। सबसे पहले जानते हैं अनुवाद समीक्षा क्या है और किस तरह वह समालोचना से भिन्न है। अनुवाद समीक्षा से तात्पर्य है मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करना। वास्तव में अनुवाद कार्य का अध्ययन ही अनुवाद समीक्षा है, जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीयता का पता चलता है। अनुवाद कार्य एक कौशल है, अनुवाद समीक्षा एक ज्ञानात्मक विधा है। ये दोनों अनुवाद प्रक्रिया के समस्तरीय पहलू हैं। अपनी प्रकृति और महत्व के कारण एक स्वतंत्र विधा है अनुवाद समीक्षा। जिस प्रकार साहित्य समीक्षक के लिए साहित्य सर्जक होना अनिवार्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार अनुवाद समीक्षक के लिए अनुवादक होना अनिवार्य नहीं है। परंतु अच्छे समीक्षक को न केवल अच्छा अनुवाद करना चाहिए बल्कि अच्छे और खराब अनुवाद में भेद करने का कौशल भी होना चाहिए। यानी अनुवाद समीक्षा का मूल कार्य है अनुवाद छपने के बाद, किसी पाठ के छप जाने के बाद, प्रकाशित हो जाने के बाद उस पर अपनी राय व्यक्त करना, उस पर उसका विषय विवेचन करना और उसके गुण दोषों का विवेचन करना। लंबे अरसे तक समीक्षा को समालोचना के रूप में ही माना जाता रहा है, किंतु समीक्षा का उद्देश्य मात्र समालोचना नहीं है बल्कि वह अनुवाद के स्तर निर्धारण एवं मानकता पर भी अपनी बात रखता है। अतः यहाँ हम अनुवाद समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा और आलोचना यानी समालोचना के अंतर की चर्चा भी करेंगे। अब आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। समीक्षा और समालोचना या आलोचना को पारिभाषिक स्तर पर अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द के साथ साथ रिव्यू शब्द का प्रचलन है। रिव्यू शब्द का आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा और हम अखबारों में और पत्रिकाओं में देखते हैं। जब किसी पुस्तक पर एक पुस्तक समीक्षा लिखी जाती है जिसे हम बुक रिव्यू कहते हैं, उसी संदर्भ में हमें ट्रांसलेशन को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार जब किसी पाठ का अनुवाद जब छप जाता है तब उसके पर अनुवाद की दृष्टि से जब उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम अनुवाद समीक्षा कहते हैं। जबकि समालोचना उससे भिन्न है, पर दोनों के लिए एक ही शब्द हमें अक्सर मिलता है क्रिटिसिज्म, और अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द के साथ साथ रिव्यू शब्द भी प्रचलन में है। अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर पाया जाता है। कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार क्रिटिसिज्म का अर्थ है ओपिनियन और जजमेंट अबाउट गुड और बैड क्वालिटीज ऑफ समथिंग, स्पेशली बुक रिव्यू, टू कंसिडर समथिंग इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस इन इट और स्टडी इट, टू गिव एन ओपिनियन ऑन अ न्यू बुक। इसमें पुस्तक की समीक्षा अर्थात रिव्यू की बात की गई है, जबकि इसमें जो अर्थ है वह क्रिटिसिज्म के संदर्भ में दिया गया है। क्रिटिसिज्म और रिव्यू दोनों शब्दों के लिए हिंदी में आलोचना, समालोचना, समीक्षा, पुनर्विचार, पुनरीक्षण, मुआयना आदि शब्दकोश में उपलब्ध होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि समानार्थी शब्द या पर्याय, तो अक्सर हमें लगता है कि जो शब्द है उसके जो पर्याय हैं वो उनका अर्थ बिल्कुल समान है। लेकिन हर पर्याय, अगर कोई एक शब्द है उसके जो विभिन्न पर्याय हैं दिखने में वे समान है, परंतु जब उनका हम उपयोग करते हैं किसी खास संदर्भ में तब हम अपनी बुद्धि से, पाठ की ज़रूरत के हिसाब से, या एक तरह से कहा जाए कि कॉन्टेक्चुअली हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन विभिन्न पर्यायों में से कौन सा एक पर्याय हमारे खास पाठ की स्थिति में उसका विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो जब हम क्रिटिसिज्म और रिव्यू की बात करते हैं तो इन दोनों के लिए बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली जब हम क्रिटिसिज्म और रिव्यू में अंतर करते हैं यानी समीक्षा और आलोचना में जब हम अंतर करते हैं तब हम पाते हैं कि उनमें जो मूल अंतर है वह उनमें जो बारीक अंतर है वे कैसे दोनों शब्दों को या दो अवधारणाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। अनुवाद समीक्षा की तरफ से देखें तो क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग ही उचित लगता है,
किसी नई पुस्तक का परिचय देना है तो रिव्यू की दृष्टि से देते हैं, उसमें विश्लेषण और विवेचन नहीं होता। समीक्षा में विश्लेषण होता है। रिव्यू का क्षेत्र सीमित है, क्रिटिसिज्म का क्षेत्र विस्तृत है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। समीक्षा और समालोचना दोनों शब्द साहित्य से संबंधित है। समीक्षा का कोशीय अर्थ है अच्छी तरह देखना, जांच करना, सम्यक इच्छा या ईक्षणम, यानी किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान यानी पूरा ज्ञान प्राप्त करना, उसके ऐतिहासिक, संदर्भ परक तथा समकालिक प्रासंगिक पक्षों को व्यावहारिक स्तर पर आंकना तथा इसके प्रत्येक तत्व का विवेचन करना समीक्षा है। अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है। हम जब सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें सैद्धांतिक तत्व, और जब उसे हम अनुप्रयोग की बात करते हैं या उसकी अनुप्रयुक्तता की बात करते हैं तो उसका व्यवहारिक पक्ष। तो अनुवाद समीक्षा मूलतः अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है। मूल पाठ की तुलना में अनूदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करना ही अनुवाद समीक्षा है। अब आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन के नज़दीक आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अनुवाद समीक्षा अनुवाद मूल्यांकन में जो बारीक अंतर है वह उसकी भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अनुवाद मूल्यांकन के अंतर्गत जहाँ गुण दोषों का विवेचन किया जाता है वो एक तरह से किताब छपने से पहले की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन जब हम अनुवाद समीक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वे अनुवाद छपने के बाद जब उस पर, जैसा कि मैंने कहा कि किताबों का रिव्यू छपता है, किताबों की समीक्षाएं छपती हैं, जब ये किताबें बाज़ार में आती हैं या पाठकों के हाथ में आती हैं या आलोचकों के या समीक्षकों के हाथ में आती हैं, तो उस पर अक्सर बात होती है कि किताब किस तरीके से उसका विश्लेषण विवेचन किया जाए। उसी तरीके से जब अनुवाद समीक्षा होती है तो छपने के बाद या प्रकाशन के बाद जब उस पर आलोचकों की या समीक्षकों की जो राय होती है उसे हम यहाँ अनुवाद समीक्षा के संदर्भ में देख रहे हैं। उसी तरह आलोचना शब्द की जो मूल धातु है लुच धातु है, जिसका अर्थ है देखना। समीक्षा और आलोचना दोनों का अर्थ देखना परखना ही है। सम्यक प्रकार से देखने में वस्तु या कृति का प्रभाव, आस्वाद, उसकी व्याख्या और उसका शास्त्रीय तथा नैतिक मूल्यांकन सभी बातें आ जाती हैं। लेकिन समालोचना शब्द को भी हिंदी में आलोचना के पर्याय के रूप में ही प्रयोग करते हैं। समालोचना शब्द का जो आप संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आंग प्लस लोचन से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से देखना। इस दृष्टि से समीक्षा का व्यापार क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है, जहाँ कृति या साहित्यिक उपादान को नज़दीकी से जांचा और परखा जाता है। अनुवाद समीक्षा के अंतर्गत अनुदित रचना के गुण दोषों का विवेचन मूल कृति से तुलना करते हुए किया जाता है। समीक्षा और समालोचना के बीच जो अंतर के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। समीक्षा में अनुदित कृति का विवेचन और विश्लेषण होता है, समालोचना में सम्यक व्याख्या यानी एक संपूर्ण व्याख्या होती है। अनुवाद समीक्षा में निश्चित प्रक्रिया को होना अनिवार्य नहीं है, वैसे ही समालोचना के लिए भी कोई निश्चित प्रक्रिया तय नहीं है। अनुवाद समीक्षा समीक्षक से संबंधित नहीं है, जबकि समालोचना का संबंध आलोचक से है। समीक्षा में गुण दोषों का विवेचन होने से अनुवाद की स्तरीयता बढ़ती है, समालोचना में मौलिक स्थापनाओं की प्रधानता होती है। तो हम इसे जो हमारा यहाँ जो अंतिम बिंदु है, इसे अगर इसकी अगर और व्याख्या करें तो जब हम किसी पुस्तक की जब हम समीक्षा करते हैं, उसके गुण दोषों की जब हम विवेचना करते हैं तो एक तरह से उस पर एक तरह से तटस्थ राय के रूप में, एक तटस्थ पाठक के रूप में हम उस पर विचार करते हैं, उसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, जिसके अंतर्गत उसके प्रकाशन से संबंधित भी बिंदु हो सकता है कि प्रकाशन के स्तर पर उसमें कहाँ दोष है, उसमें व्याकरणिक तरह पर कहाँ का दोष हुए हैं, अनुवाद के स्तर पर उसमें किस प्रकार की कमियां छूट गई हैं। लेकिन जब हम समालोचना करते हैं, जब हम आलोचना करते हैं तो उसमें आलोचक की अपनी दृष्टि, उसकी अपनी मौलिक स्थापनाएं या जो मौलिक दृष्टि है वह भी आती है कि उस रचना के प्रति उसकी अपनी क्या राय है। समीक्षा विश्लेषण प्रधान है, समालोचना विमर्श प्रधान है। तो समीक्षा एक तरह से हम कह सकते हैं कि तटस्थ एक विधा है, जबकि समालोचना के अंतर्गत आलोचक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या आलोचक की अपनी जो विचारिकी है, जो उनकी अपनी सैद्धांतिकता है, वह भी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार समीक्षा और समालोचना बहुत दूर तक साथ चलते चलते एक खास बिंदु पर आकर अलग हो जाते हैं। वह ये है कि जहाँ समीक्षा बहुत ही तटस्थ भाव से और विश्लेषण के भाव से की जाती है, वहीं समालोचना के अंतर्गत आलोचक का अपना दृष्टिकोण, उसका अपना व्यू और उसकी अपनी राय का भी महत्व होता है। अनुवाद समीक्षा में तर्क का कोई स्थान नहीं है, जबकि समालोचना तार्किक आधार पर की जाती है। अनुवाद समीक्षा किसी कृति के रचनाकाल और सर्जना में प्रयुक्त विभिन्न साधनों पर भी नज़दीकी से दृष्टि डालती है। ये रचनाकारों के दृष्टिकोण और अनुदित कृति की पृष्ठभूमि में निहित भाव को भी परखती है। अभिज्ञान शकुंतलम के अनुवादों, उमर खय्याम की रुबाइयों तथा रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए अनुवादों की समीक्षा से ये पक्ष अधिक साफ तौर पर हमारे सामने आते हैं। और हम जानते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम
का जो अनुवाद हुआ विदेशी भाषाओं में, खासतौर पर अंग्रेज़ी में, उसी तरह उमर खयाम की रुबाइयों का जो फिज़ेराल्ड ने अनुवाद किया और उसके बाद उसका जो पूरा पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाता है, तो उस आधार पर जब उनकी समीक्षा करते हैं तो उस आधार पर हम देखें कि उसमें जो समीक्षकों की जो राय है उससे ये अधिक स्पष्ट होता है कि अनुवाद समीक्षा की भूमिका क्या होती है। अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और उसकी प्रकृति। अनुवाद समीक्षा को अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जाता है। अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण होने से यह अनुवाद का अनुप्रायोगिक पक्ष है, यानी अतः अनुवाद समीक्षा द्वारा अनुवाद की और अनुवादक की स्तरीयता को बढ़ाया जा सकता है। हम अक्सर जानते हैं और ये बात हम सभी जानते हैं कि जब कोई पुस्तक छप जाती है और पुस्तक छप जाने के बाद उस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, चाहे वह समीक्षाओं के माध्यम से हो, चाहे उस पर हुई चर्चाओं के माध्यम से हो, तो अक्सर ये प्रयास किया जाता है कि यदि उसमें कोई मेजर फ्लॉ है या कोई इस तरह का जो कोई बड़ा दोष रह गया है, तो अक्सर प्रकाशक उन पुस्तकों के नए संस्करणों में या लेखक या अनुवादक अपनी पुस्तक के नए संस्करण में उन गलतियों का सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रक्रिया की ओर जिक्र किया जा रहा है, अनुवाद प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में हम अनुवाद समीक्षा की बात करें, तो वही यही कि जब हम किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं, जब हम अनुवादित पुस्तक की समीक्षा करते हैं, तो उसमें जो गुण दोष जिसकी ओर संकेत किया समीक्षकों ने, उन्हें भी जब अगले संस्करण में या जब उनका जो संशोधित रूप छापा जाए तो उसके अंदर उनमें उनका संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार वे अनुवाद की स्तरीयता को बढ़ाने में उसका जो महत्व है या उसका जो शुद्धि का जो स्तर है उसे बढ़ाने में अक्सर अनुवाद समीक्षा का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके माध्यम से उस पुस्तक में या उस पाठ को आप सुधार भी सकते हैं या उसमें उसकी बेहतरी की ओर भी एक अगला प्रयास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मूल भाषा पाठ के विश्लेषण में मूल उद्देश्य या अभिप्राय, भाषा प्रकार्य, अर्थ व्यंजना, प्रतिपाद्य, प्रयुक्ति, भाषा शैली, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषता आदि को लिया जाता है। साथ ही पाठक वर्ग को भी जोड़ा जा सकता है, यानी पाठक पर उस पुस्तक का क्या असर पड़ा या अनुवाद का क्या असर पड़ा। जब किसी पाठ को देखा जाता है तो उसको विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है, यानी उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, उसकी भाषा, उसकी प्रयुक्ति, उसका अर्थ, उसका शिल्प, उन सभी स्तरों पर जब हम किसी रचना की आलोचना करते हैं या किसी रचना पर जब हम चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, उसके साथ जब क्योंकि पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है वे व्यापक समाज तक पहुंच चुकी है, पाठकों के हाथों में है, तब पाठक की जो प्रतिक्रिया है वह भी उसमें शामिल हो जाती है। तो इस आधार पर समीक्षा एक मूल्यांकन से भी एक स्तर आगे हो जाती है और इस तरह पाठक की प्रतिक्रिया भी उसमें शामिल हो जाने से उसके आधार पर अगर संशोधन किया जाए तो वो पाठ की स्तरीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस दृष्टि से मूल पाठ तथा अनुदित पाठ की विस्तृत तुलना और असमान बिंदुओं पर व्यतिरेकी अध्ययन भी प्रतिपाद्य रहता है। दोनों पाठों के प्रभावों के बीच का अंतर भी देखा जा सकता है, यानी विभिन्न स्तरों पर अनुवाद समीक्षा करते हुए उसके विभिन्न स्तरों पर उसकी जांच की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि अनुवाद समीक्षा के दो प्रकार जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है वे है साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और साहित्येतर पाठ की अनुवाद समीक्षा। साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के अंतर्गत भी दो आयाम हैं जिसकी शुरू में ही चर्चा की गई, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। वर्णनात्मक आयाम में मूल पाठ के एक अनुवाद की समीक्षा की जाती है। ये द्विपक्षीय यानी दो भाषाओं के बीच किया जाता है, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में। और तुलनात्मक आयाम में मूल पाठ के कम से कम दो अनुवादों की समीक्षा होती है। यह त्रिपक्षीय है, या जैसे इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि किसी एक रचना का दूसरी भाषा में हुए दो अनुवाद, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में किसी रचना का अनुवाद हुआ और दो अलग अलग अनुवादकों ने किया हो, तो इसे भी हम तुलनात्मक अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद समीक्षा की प्रक्रिया के अंदर उसकी जांच कर सकते हैं। और दो विभिन्न भाषाओं में भी, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, एक और मूल पाठ से तुलना और दूसरे अनुवाद से तुलना, जैसे हिंदी से अंग्रेजी और तेलुगु या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद, तो ये दोनों ही हो सकते हैं जिसमें आप एक मूल भाषा का एक ही भाषा में दो अनुवाद, उस आधार पर भी एक तुलनात्मक अनुवाद हो सकता है, और एक मूल पाठ का दो विभिन्न भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी से हिंदी और तेलुगु दो अलग अनुवाद। तो इस स्तर पर त्रिपक्षीय अनुवाद प्रक्रिया की ओर जिक्र किया जा रहा है अनुवाद समीक्षा के अंतर्गत। ये किस प्रकार जो साहित्यिक पाठ की जो अनुवाद समीक्षा के जो दो आयाम है, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। वर्णनात्मक के अंदर एक भाषा का पाठ और उसका दूसरी भाषा में अनुवाद, और तुलनात्मक में एक भाषा का पाठ का दो अलग अलग भाषाओं में या एक ही भाषा में दो अलग अलग अनुवाद। सुप्रसिद्ध भारतीय विदेशी कृतियों से एकाधिक भाषाओं के अनुवादों की समीक्षा इस विधा में आती है।
सबसे पहले हम जानेंगे वर्णनात्मक समीक्षा किसे कहते हैं। इसमें मूल पाठ से अनुवाद का मिलान करते हुए समीक्षा की जाती है। ये बिल्कुल सामान्य हम जानते हैं कि जब हम किसी पाठ की समीक्षा करते हैं उसका मूल पाठ से मिलान किया जाता है और उसमें जाना जाता है कि कहाँ कहाँ गुण हैं, कौन से दोष हैं, कहाँ त्रुटि है, किस आधार पर अनुवाद एक असफल अनुवाद है, कहाँ पर अनुवाद कमज़ोर हुआ है, कहाँ उसमें विशेष कहा जा सकता है कि उसमें विशेषता देखी जाती है। तो इस आधार पर जब हम दो भाषाओं के बीच में एक मूल पाठ और लक्ष्य पाठ की जब हम तुलना करते हैं तो उसे हम वर्णनात्मक समीक्षा कहते हैं। अनुवादक स्रोत भाषा के द्वारा अभिव्यक्त विचारों, भावों तथा संवेदनाओं की रक्षा करते हुए कविता को लक्ष्य भाषा में पुनर्सृजित करते हैं। संरचना और शिल्प दोनों स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कमायनी के अंग्रेजी अनुवाद का एक पद्य देखें तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, साथ में उसकी समीक्षा करने का भी प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं कमायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहा जाता है, कि प्रथम पंक्तियों का जो अनुवाद है उसकी समीक्षा यहाँ उदाहरण के रूप में है। हम सभी जानते हैं कमायनी का जो प्रथम खंड है, प्रथम सर्ग है चिंता, उसकी या कहा जाए कमायनी की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उनका एक उदाहरण दिया गया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया, अपॉन द हिमालयाज लॉफ्टी पीक इन द कूल शेड ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ अ पर्सन सैट हु विथ वेट आईज सर्वेड द फ्लोइंग करेंट ऑफ द फ्लड ऑफ डूम। तो पहला अंतर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हिंदी का जो कविता है, पंक्तियां हैं, उसमें एक खास लय है, खास छंदबद्धता है, जबकि अंग्रेजी में आकर वो टूट जाती है। अंग्रेजी में ये मुक्त छंद में अनुवाद किया गया है। मूल के एक पुरुष का अनुवाद अपर्सन करके अनिश्चय की भावना का अनुवादक ने मूल लेखक की भांति ही व्यक्त करने की चेष्टा की है। शिला का अनुवाद या ओवर हैंगिंग क्लिफ कहा गया और देख रहा था का अनुवाद सर्वेड किया गया। अब देख सकते हैं कि जब हम डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ देखेंगे सर्वे का, तो हमें इसके लिए जांच और सर्वेक्षण जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन जब अनुवादक ने यहाँ सर्वे शब्द का प्रयोग किया तो उसका उद्देश्य था कि ऑब्जर्व करना, केवल देखना नहीं, जो कि हमें मूल की पंक्तियों में दिखता है कि वो किस तरह एक भाव से बैठा देख रहा है कि उसके आसपास सब कुछ डूब चुका है और सृष्टि का अंत हो चुका है। तो उस दृष्टि से जब सर्वेड का अर्थ यहाँ लगाया जाता है, जिसका कि अनुवादक ने बहुत खूबसूरत प्रयोग करने का प्रयास किया है, उसी प्रकार प्रलय प्रवाह का अनुवाद द फ्लोइंग करेंट ऑफ द फ्लड ऑफ डूम किया गया। इससे प्रलय प्रवाह के सर्वविनाशकारी शक्ति की ओर संकेत करने के लिए अनुवादक ने अंग्रेजी भाषा की संरचना को ध्यान में रखकर प्रयोग किया। अनुवादक द्वारा स्वयं भारतीय होने के कारण भारतीय संस्कृति, परिवेश आदि को सृजित करने का यथासंभव प्रयास किया हुआ दिखता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की क्योंकि मूल रचना भी भारतीय है और उसके अनुवादक भी भारतीय हैं, तो इसमें एक तरह का तालमेल दिखाई देता है। यदि यही रचना किसी विदेशी रचनाकार द्वारा अनुवाद की गई होती है, अनुवादक द्वारा अनुवाद की गई होती है, तो कहीं हो सकता है कि वे उस संस्कृति को, उस भाव को समझने में कहीं किसी तरह का अपूर्णता रह जाती है और अनुवाद में कहीं ना कहीं कोई दोष आता। तो समीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि किस प्रकार समीक्षक ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के संकेत किया, और साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसका मैंने जिक्र किया कि मूल की पंक्तियों में एक खास तरह की लयबद्धता है, एक शैली, एक उसका अपना एक प्रवाह है, छंदबद्धता है, जबकि अंग्रेजी के अनुवाद में नहीं है। तो जो हम समीक्षा करते हैं तो हम उसका शिल्प के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, सत्य के स्तर पर और उसके भाव के स्तर पर, उसके भाषा के स्तर पर, सभी स्तर पर उसकी जांच की जाती है। एक अन्य उदाहरण है जिसमें रामचरितमानस के अंग्रेजी अनुवाद के अंश को उदाहरण के रूप में दिया गया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आई बो टू द लोटस फीट of my guru who is an ocean of mercy and is no other than Shri Hari himself। ध्यान देने की चीज़ है श्री हरि, जिसके लिए ऊपर हिंदी में नर रूप हरि, अंग्रेजी में भी उसे हरि ही रिटेन किया गया है। himself in human form and whose words are sunbeams as it were for dispersing the mass of darkness in the form of gross ignorance। आप देख सकते हैं कि मूल में और अनुवाद में क्या अंतर है। मूल में वो अपने एक खास छंद में है, पर एक खास शैली में है, जबकि लक्ष्य पाठ में आते हुए में वह गद्य अनुवाद हो जाता है, यानी कि पाठ में केवल भाव को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। तो ये समीक्षा की दृष्टि से हम इसकी जांच करें तो हम देखते हैं कि यहाँ छंदबद्धता को फॉलो नहीं कर पाए अनुवादक, कंटेंट को यानी कि जो कथ्य है उसी को उन्होंने फॉलो किया है। और जो श्रीहरि शब्द है, यहाँ नरहरि का लिप्यंतरण श्रीहरि करते हुए आगे हिमसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म कहा है
और पदकंज के लिए सामान्यतः प्रयुक्त लोटस फीट ही रखा गया है। अभी जो मुहावरा है लोटस फीट, जो हमारे यहाँ कहा जाता है पद पंकज, हम कहते हैं पैरों को हम ईश्वर के पैर के संदर्भ में अगर बात करें तो हम कमल के संदर्भ में उनकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भारतीय मुहावरा, ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, या उसका एक पहचान हो सकता है, लेकिन लोटस फीट का ये मुहावरा विदेशी पाठकों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, इस स्तर पर हम देखते हैं कि ये भारतीय संदर्भ में या भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं के संदर्भ में विभिन्न भारतीय भाषाओं के पाठकों के लिए अनुवाद हो सकता है कि श्री हरि कहने से या लोटस फीट कहने से उनके नज़दीक हो। पर जब हम विदेशी पाठक की उम्मीद करते हैं तो विदेशी पाठक ना तो श्री हरि का भाव समझ पाएंगे और ना ही लोटस फीट का। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कहीं ये गैप है, और इस ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि इसको वे पाठ टिप्पणी या फुट नोटिंग के माध्यम से या टेक्स्ट को आगे से थोड़ा सपोर्टिंग टेक्स्ट देकर इसे एक्सप्लेन करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। अनुवाद गद्यात्मक है तथा विशुद्धता वर्णन से भाव व्यक्त किया गया है। दूसरी पंक्ति के भाव को शाब्दिक सनबीम तथा महामोह को मास ऑफ डार्कनेस द्वारा अनुदित किया गया है। यहाँ मूल की लय तो नहीं है परंतु कथ्य की रक्षा की गई है। तो जो कहने का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कई बार कोई पाठ अपने आप में इतना जटिल या अपनी संस्कृति में इतना गहरे बंधा होता है कि उसे उस संस्कृति से निकाल कर या उसको एक नई संस्कृति में दोबारा रोपित करना या उस नई संस्कृति में उस पाठ को एज इट इज़ ले जाना, उसके पूरे शिल्प, उसके पूरे जो उसका जो संरचना है उसकी रक्षा करते हुए लगभग कई बार असंभव सा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अनुवादक अलग अलग रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने इसमें देखा कि यहाँ गद्यात्मक अनुवाद के माध्यम से बात को अनुवाद करने का प्रयास किया गया, और साथ ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मूल रूप में ही उनको रखा जाना आवश्यक है, जैसे श्री हरि या लोटस फीट। लेकिन अनुवादक या अनुवादिका से यहाँ यह अपेक्षा की जाती है कि जब इस तरह के शब्दों को वे रिटेन करें तो विदेशी पाठक की दृष्टि से, यानी कि अभारतीय भाषाओं के पाठकों की दृष्टि से इन शब्दों के जो संदर्भ हैं यानी जो उनकी अवधारणाएं हैं उनको भी अवश्य स्पष्ट करें। अब हम देखेंगे तुलनात्मक समीक्षा, जिसके अंतर्गत हमने जिक्र किया था कि एक पाठ का दो विभिन्न पाठों से उसकी तुलना की जाती है। तुलनात्मक समीक्षा में एक मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। इसमें एकाधिक अनुवाद दो स्वदेशी भाषाएं या एक स्वदेशी और दूसरी विदेशी भाषा के रूप में भी हो सकती है। मूल पाठ के साथ दोनों अनुदित पाठों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक समीक्षा त्रिकोणीय है, 3 डायमेंशनल है। हमने जिक्र किया था जिसमें एक पाठ का दो विभिन्न भाषाओं या एक ही भाषा के दो विभिन्न पाठों से उसकी तुलना की जाती है और उसके आधार पर अनुवाद की गुणवत्ता की जांच होती है। इस तरह के विभिन्न अनुवादों को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए उसकी उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस आयाम के उदाहरण के रूप में हमने कामायनी काव्य के अंग्रेजी और तेलुगु अनुवादों को लिया है। एक अनुवाद विदेशी भाषा का और दूसरा अनुवाद द्रविड़ भाषा यानी तेलुगु का है। द्रविड़ भाषा की भाषा तेलुगु का है। उदाहरण देख रहे हैं, आनंद सुमनसा विकास हो। कामायनी की लज्जा सर्ग से पंक्ति ली गई है, जिसका कि तेलुगु में अनुवाद किया है विकसिंचिन आनंद सुमनमदि। हम सभी को शायद तेलुगु ना आती हो, लेकिन उसके जो अर्थ का जो विश्लेषण किया है कि उससे हम अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद है हुज हैप्पीनेस हैड ब्लॉसम्ड लाइक अ ब्लूम। कामायनी की लज्जा, जिसके लिए तेलुगु में इसका अनुवाद हुआ है अवरोधम और अंग्रेजी में मोडेस्टी। सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। लज्जा नामक जो पात्र है इसके अंदर, लज्जा श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए तरुणी बनने वाली बालिका पर लज्जा का असर कैसे होता है ये बताते हुए शब्द कहती है। मूल का आशय है कि तरुणी बनने वाली बालिका के उन नेत्रों में आनंद सुमन सा विकसित होता है। तेलुगु के अनुवाद में तुलना नहीं आई है, लेकिन मूल का आशय प्रकट हो गया है। सुमनमदि का अर्थ होता है सुमन है वे। ऊपर हमने कहा कि आनंद सुमन सा यानी सुमन जैसा, लेकिन तेलुगु में आके वे सुमन ही है यानी वे स्वयं ही सुमन है, उस संदर्भ में अर्थ हो जाता है, यानी जो तुलना थी वह इसमें लुप्त हो जाती है। तो हम जब अनुवाद मूल्यांकन पढ़ रहे थे तो हमने इस पर जिक्र किया था कि जब अनुवाद किया जाता है तो कभी उसमें वृद्धि हो जाती है यानी कुछ उसमें गेन हो जाता है, कुछ ऐड हो जाता है, कभी अनुवाद करते करते कुछ छूट जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से भी, पुनरीक्षण की दृष्टि से भी, समीक्षा की दृष्टि से भी, कि जहाँ जो लोप हुआ है अनुवाद मूल्यांकन करता है या अनुवाद समीक्षक किस दृष्टि से उस पाठ का मूल्यांकन कर रहे हैं, किस दृष्टि से उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उनके लिए कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर अगर उसका जो तुलनात्मक पक्ष है वो कहीं लुप्त हो भी गया है लेकिन भाव संप्रेषित हुआ है, तो यदि भाव आपके मूल्यांकन की इकाई है या समीक्षा की इकाई है तो ये एक बेहतर अनुवाद हो सकता है। और यदि शिल्प या उसका जो खास एक जो उसका ढांचा है, संरचना है, वह अगर आपकी समीक्षा या मूल्यांकन की इकाई है तो वहाँ पर उसके जो पैमाना है वो बदल जाता है।
तो इस तरह देखते हैं कि सुमनमदि कहकर निश्चयार्थ भाव प्रकट किया, जबकि ऊपर केवल तुलना की गई थी। अंग्रेजी अनुवाद में तुलना भी प्रस्तुत है, मूल का भाव भी ये प्रकट हो रहा है। एक अगली पंक्ति है, समाधि सा रहा खड़ा, जिसके लिए तेलुगु में है, जिसका अनुवाद पांडुरंगा राव ने किया है, राजगृहमु रूपोंदे समाधि का, और अंग्रेजी में स्टूड लाइक अ मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर। आप देख सकते हैं समाधि के लिए अंग्रेजी में मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर किया गया है। तो किस तरीके से कोई भाव, जो समाधि का जो संदर्भ है वो भारतीय भाषाओं में या भारतीय संस्कृति में हो सकता है, अंग्रेजी में संभव है उसके लिए कोई उचित शब्द ना मिला हो, तो उसका एक तरह से लिटरल ट्रांसलेशन या उसका एक तरह से व्याख्यात्मक अनुवाद करने का प्रयास किया गया है। कामायनी के निर्वेश सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। मनु द्वारा सारस्वत नगर के योद्धाओं के साथ संघर्ष के पश्चात उस नगर की परिस्थिति का वर्णन करते हुए प्रसाद, जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं, ने राजभवन की दशा को इन शब्दों में प्रकट कहा है कि समाधि सा वह रहा खड़ा। राज चिन्हों की चहल पहल के अभाव में वह भवन समाधि सा खड़ा दृष्टिगत हो रहा था, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद किस तरह वह समाधि सा खड़ा दिखाई दे रहा था। तेलुगु अनुवादक ने राजगृहमु रूपोंदे समाधि का, यानी राजगृह ने समाधि का रूप धारण कर लिया है, कहकर मूल रूप के आशय को स्वतंत्र रूप में व्यक्त किया है। यानी जब अपनी भाषा में इस पाठ को एक तरह से पुनर्निर्मित कर रहे थे, और हम पढ़ चुके हैं कि जब अनुवाद प्रक्रिया के अंदर रचना का अनुवादक की जो भूमिका है वह रचयिता की भी हो जाती है, क्योंकि वे मूल भाषा से अपनी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में जब उस पाठ को पुनर्रोपित कर रहे होते हैं या स्थापित कर रहे होते हैं, तब उनसे एक अपेक्षा केवल अनुवाद की नहीं होती, उसे एक तरह से नई रचना के रूप में उसे पुनर्स्थापित करने की होती है। और जब लक्ष्य पाठक जब उस पाठ को पढ़ रहे होते हैं तब उनके जहन में मूल रचना ना होकर उनका पास जो अनुदित पाठ है वही होता है। तो अनुवादक को कई बार इस तरह की छूट लेनी पड़ती है कि वे जब जो भाव मूल में था उस भाव को जब वे अपनी भाषा में गठित करते हैं तो अनुवाद न करके कई बार उसका भावानुवाद करते हैं, या कहा जाए कि इस तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं, उसकी पुनर्रचना करके उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जिससे कि भाव पूरी तरीके से संप्रेषित हो जाए। आप अनुवाद की दृष्टि से कह सकते हैं कि इसमें कुछ छूट गया है, पर अगर हम अनुवाद की सफलता की दृष्टि से देखें और संप्रेषणता की दृष्टि से देखें तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो राजगृह ने समाधि का रूप धारण किया, जिसको इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है। अंग्रेजी अनुवादक ने अनुवाद में तुलना तो प्रस्तुत की है, परंतु समाधि के लिए मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर शब्द का प्रयोग किया है, जो मूल भाव के निकट नहीं है, बल्कि एक तरह से बहुत छिटका सा दिखाई देता है, जो उससे तुलनात्मक रूप से सही नहीं होगा। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार जब अनुवाद का मूल्यांकन या जब अनुवाद की समीक्षा की जाती है तो उस समीक्षा के अंतर्गत कोई पाठ जब उस पर जब उसकी समीक्षा की जाती है तो उस समीक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो किस प्रकार पाठ के साथ अनुवादक ने जो रणनीति अपनाई उसके साथ भी उसे बदलना चाहिए, उसे बदलना होता है। जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए कि मूल में पंक्ति थी, तुलनात्मक संदर्भ में लक्ष्य भाषा में आकर वह किस प्रकार उसका में अर्थ बदल जाता है, या क्या कहा जाए कि उसका जो तुलना वाला पक्ष है वो निश्चयार्थ हो जाता है, या कई बार रचनाकार जब अनुवाद करते समय एक इतनी ज़्यादा छूट ले लेते हैं कि छूट लेकर वो उस भाव को संप्रेषित करने के लिए उसके पूरे कथ्य को ही बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ समीक्षक को तय करना होगा, या समीक्षा जो की जाएगी वो ये कई बार एक तटस्थ समीक्षा कर पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अगर हम फिट्जराल्ड की बात करें, उमर खयाम की रुबाइयों को जब उन्होंने अनुवाद किया फिट्जराल्ड ने, तो कहा जाता है कि वह इतना बदल गया कि वह एक तरह से दूसरी भाषा में लिखा गया एक मूल रचना सा हो गया। पर इस मूल रचना में क्या कोई रणनीति थी, क्या किसी खास उद्देश्य से ऐसा किया गया? उसी के बाद हम तीसरे क्रम में देखते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जब मधुशाला लिखते हैं तो उमर खयाम की रुबाइयों का ही एक तरह से न्यू राइटिंग या पुनर्सृजन कह सकते हैं, जो एक नए संदर्भ में, एक बिल्कुल नए शिल्प में, एक बिल्कुल नए परिवेश में आता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मूल का केवल आधार लिया गया, उसको एक तरह से पूरा बदल दिया गया शिल्प के आधार पर भी, और काफ़ी हद तक उसमें और अन्य आधारों पर भी परिवर्तन किया गया है। तो समीक्षक को यहाँ तय करना होगा, या समीक्षक की ये दायित्व बनता है कि वे उस रचना की जब समीक्षा करें तो किस प्रकार उसकी जांच की जाए, किस प्रकार उसको देखा जाए, और यदि केवल कथ्य के आधार पर देखते हैं तो भी, और यदि शिल्प के आधार पर भी देखते हैं तो भी, तो उन आधारों पर पाठ की संप्रेषणीयता महत्वपूर्ण है या पाठ का कंटेंट जो उसका शिल्प है वो महत्वपूर्ण है, इस आधार पर भी अक्सर पैमाने बदलते हैं। और एक निष्पक्ष समीक्षक या एक निष्पक्ष मूल्यांकन करता, जैसे कि हमने पिछले सत्रों में चर्चा की, उनसे अपेक्षा की जाती है कि कोई जब वे पाठ का मूल्यांकन करें या पाठ की समीक्षा करें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी हमने मूल्यांकन वाले सत्र में चर्चा की थी,
पठनीयता, मूल निष्ठता, बोधगम्यता, प्रयोजन सिद्धि। तो ये जब हम पाठ का जब समीक्षा करें या हम मूल्यांकन के संदर्भ में जब हम इस पर चर्चा करेंगे की थी हमने, तो ये देखा जाना जरूरी है कि प्रयोजन सिद्ध हुआ, पठनीयता के संदर्भ से वो ठीक से अनुवाद हो पाया या नहीं हो पाया, बोधगम्यता के स्तर पर वो किस तरह संप्रेषणीय है, मूल निश्चितता के संदर्भ में उस पर किस तरह चर्चा की जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर कसकर ही किसी पाठ की सही रूप में समीक्षा की जा सकती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों की समीक्षा से हमें ज्ञात होता है कि हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते समय अनुवाद सफल बनता है। हिंदी से विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते समय अनुवादक को परिश्रम करना पड़ता है। यानी कि जब हम एक ही समाज की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो हिंदी का साहित्य जो हम तेलुगु में अनुवाद करते हैं, तेलुगु का साहित्य हम मलयालम में अनुवाद करते हैं, तो अक्सर अनुवाद की जो समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन वो क्योंकि एक ही परिवेश का अनुवाद होने के कारण, एक ही परिवेश का साहित्य होने के कारण उसमें सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जो उस अनुवाद की प्रक्रिया को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और बेहतर अनुवाद होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जब आप बिल्कुल दो विभिन्न संस्कृतियों के साहित्य का आपस में अनुवाद करते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों के पाठों का जब आप आपस में अनुवाद करते हैं, तब वहाँ ये समस्या अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न समाज होने के कारण और बिल्कुल दो छोर के समाज होने के कारण अक्सर उनमें सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर इतनी ज़्यादा विविधता होती है, इतनी ज़्यादा भिन्नता होती है कि उसमें सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर इसी को संकेत किया गया कि हिंदी से विदेशी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अनुवादक मूल संस्कृति और भाषा की गंध लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। यहाँ तेलुगु के अनुवादक और अंग्रेजी के अनुवादक दोनों भारतीय हैं। प्रभावधर्मी दृष्टि से तेलुगु अनुवाद पाठकों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, अंग्रेजी अनुवाद अपेक्षाकृत कम, क्योंकि अनुवादक की सीमाएं, भाषिक संरचना, संस्कृति, समाज, शैली आदि भी उसके साथ देखना पड़ता है। तो जिस संदर्भ में जिस पाठक विशेष के लिए आप साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं या जिस रचना का अनुवाद कर रहे हैं, और क्योंकि आज हम साहित्य के संदर्भ में ही बात कर रहे थे, वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा के संदर्भ में, तो जब हम साहित्य का जब अनुवाद कर रहे हैं तो साहित्य के अनुवाद में ये अक्सर विभिन्न संस्कृतियों को होने के कारण जो समस्याएं आती हैं, जो विभिन्न बिल्कुल दो छोर की जो विभिन्न संस्कृतियां उनमें अनुवाद करने में जो दिक्कतें आती हैं, वह अनुवाद की पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो यहाँ जिन उदाहरणों से आज हमने चर्चा की, कमायनी के विभिन्न उदाहरणों से जो हमने चर्चा की और रामचरितमानस के जो उदाहरणों की चर्चा की, उनके अनुवादक क्योंकि भारतीय थे तो फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस संस्कृति के बीच एक तरह का सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उसके अनुवादक भी विदेशी हों और एक पाठ एक भाषा का, दूसरी बार दूसरी भाषा का, और उसका अनुवादक भी विदेशी हो, तो वहाँ पर ये समस्या और जटिल हो जाती है। तो किस प्रकार साहित्य के अनुवाद में और साहित्य के समीक्षा में जब उसकी किसी पाठ की समीक्षा की जाती है तो वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा के विभिन्न आयाम कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार अनुवादकों को, अनुवाद समीक्षकों को इन स्तरों पर अनुवाद की जांच करनी होती है और क्या क्या उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि अनुवाद समीक्षा जब वे करें तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें। तो अनुवाद समीक्षा के इस पहले सत्र में हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।